11 नंबर क्वेश्चंस में बेसिकली हमारे पास गिवन है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट यूज करके हम विस्कोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। स्फेरिकल बॉल सेम रेडियस है और बट उसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट यूज़ हो रही है। वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी और उनके रेशियो के बीच में जो वेरिएशन है ग्राफ का वो हमें दिखाना है, और रेशियो किसका होना चाहिए? स्फेरिकल बॉल और लिक्विड की डेंसिटी के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सपेरिमेंट है का जो फार्मूला है वो क्या होता है। सो देर इज अ 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन ऑफ 9 टाइम्स ऑफ नीटा। बेसिकली ये होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट है क्योंकि सेम रेडियस का है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है रेडियस की वैल्यू कांस्टेंट। डन। और इनफैक्ट मटेरियल भी सेम यूज हो रहा है, लेकिन उसका जो है सॉरी रेडियस सेम है और लिक्विड सेम इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है रो की वैल्यू भी कांस्टेंट है। और इनफैक्ट जब लिक्विड सेम है तो नीटा की वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये विस्कस कॉफिशिएंट है जो कि लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कोई और फैक्टर वेरी नहीं कर रहा। अब बच गया हमारे पास सिग्मा। सिग्मा में बोला हुआ है सवाल में कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि सिग्मा की वैल्यू वेरी करेगी। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में देखें तो v प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा सिग्मा माइनस ऑफ रो। दैट्स ऑल। इसको रेशियो के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। v प्रोपोर्शनल टू रो कॉमन ले लोगे तो सिग्मा अपॉन ऑफ रो माइनस ऑफ 1 बन जाएगा। डन। अब अगर मैं फिर से ध्यान दूं तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये जो रो की वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है क्योंकि लिक्विड सेम है। तो अल्टीमेटली v की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन ऑफ रो माइनस ऑफ 1। ठीक है यहाँ पे। अब गाइज अगर मैं सिग्मा अपॉन ऑफ रो की वैल्यू को 1 के बराबर रख देता हूँ तो v की वैल्यू हो जाएगी 0। डन। और अगर सिग्मा अपॉन ऑफ रो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर देता हूँ तो ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो गई तो इसका मतलब है कि v के अंदर जो वेरिएशन होगा वो प्रोपोर्शनल टू सिग्मा अपॉन ऑफ रो माइनस 1 के टर्म्स में ही है। इसका मतलब है कि लीनियर वेरिएशन होगा। कैसा? लीनियर वेरिएशन, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि ये क्या हो रहा है? इंक्रीजेज हो रहा है। यहाँ से इंक्रीज होगा क्योंकि देखो ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक है, तो अब देख लो उसका शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? ओरिजिन से, क्योंकि जीरो है तो जीरो ओरिजिन से। और बेसिकली लीनियर वेरिएशन हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम 1 की वैल्यू से ज़्यादा अगर रखेंगे तो फिर वहाँ से एक लीनियर वेरिएशन दिखाएगा। तो इसका मतलब अल्टीमेट इसका आंसर हमारे पास फोर्थ बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि इन सोलर सिस्टम time period of revolution of planet tracing a circular orbit of radius r is a proportional to। तो planet tracing circular orbit अगर circular orbit trace कर रहा है तो इसका रेडियस जो है प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा ये देख लेते हैं। तो जो प्रोपोर्शनल होगा गाइज वो होता है कैपलर्स लॉ का इस्तेमाल करो तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू देयर इज आर क्यूब। अल्टीमेटली टी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर पे 3/2। दैट्स आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। कैपलर का इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन है। A solid sphere of radius r, mass m, attached to a point to a smaller solid sphere b of radius small r and mass m. Assume that the line joining their centers along the horizontal, the moment of inertia of the system calculated about the vertical axis passing through the center of A, IA हो गया, and calculated about the vertical passing through the B, IB, तो IA माइनस IB। सो बेसिकली इसमें मैं समझा देता हूँ। हमारे पास दो स्फीयर हैं, एक A और एक B। एक का रेडियस कैपिटल आ रहा है, इसका रेडियस हमारे पास कैपिटल आ रहा है, और इसका रेडियस हमारे पास स्मॉल आ रहा है। राइट। तो एक बार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये जो लार्ज स्फीयर है इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं निकाल लेता हूँ आई ए के अबाउट। आई ए के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ ए के अबाउट तो इस बड़े वाले लार्ज जो स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देयर इज अ 2/5 m इंटू आर स्क्वायर। डन। प्लस
अब इस छोटे वाले का इसके सेंटर के थ्रू जो पास हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2/5 स्मॉल m इंटू आर का स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा r प्लस स्मॉल r और इनटू मास। तो मास किसका, ये स्मॉल एम वाले का मास कंसीडर करेंगे क्योंकि इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शिफ्ट कर रहा हूँ इधर बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो कि शिफ्ट कर रहा हूँ। सो देयर इज अ स्मॉल एम और ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। डन, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए। अब सिमिलरली इसने बोला है कि बी के अबाउट निकालना, तो इस वाले डायग्राम को देख लेते हैं। इस वाले डायग्राम को आप देखेंगे तो बी के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा कि देर इज अ 2/5 टाइम्स स्मॉल m इंटू आर का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट। अब पहले बड़े वाले का फिर निकाल लेते हैं। तो बड़े वाले का निकालूंगा तो 2/5 टाइम्स m आर स्क्वायर प्लस कैपिटल M और फिर इसका डिस्टेंस ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये r प्लस ऑफ स्मॉल r बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये r प्लस ऑफ स्मॉल r का होल स्क्वायर। डन, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को आप सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट करेंगे आई मीन आई ए माइनस ऑफ आई बी जो कि हमें कैलकुलेट करना था, राइट। तो अगर आप देखें सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये 2/5 एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर 2/5 एम स्क्वायर कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली दिस वन माइनस दिस वन बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल m कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ कैपिटल M कैपिटल R प्लस ऑफ स्मॉल r का होल स्क्वायर, राइट। ये है दोनों में कॉमन, हम इसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर जब मैंने कॉमन कर लिया तो स्मॉल m माइनस ऑफ कैपिटल M, ये हमारे पास आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है कैपिटल M माइनस स्मॉल m जबकि हमारा आया है स्मॉल m माइनस कैपिटल M, इसका मतलब है फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब इसी तरीके से 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 40 नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे कि हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। ये यूरेनियम को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, थोरियम और हीलियम में। ठीक है ना, मास हमारे पास गिवन है। जो यूरेनियम का मास है बेसिकली वो हमारे पास गिवन है 238.050 यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट में, राइट ना। ये हो गया इसका मास, ये जो कि इनिशियल मास हो जाएगा, इनिशियल मास है। ठीक है ना, इनिशियल मास है ये, इनिशियल मास। और उसके बाद थोरियम का हमारे पास गिवन है। तो थोरियम का जो मास गिवन है ये 234.043। ठीक है, और उसके बाद जो है कि जो हीलियम का मास हमारे पास गिवन है ये है हमारे पास 4.003 यू, ये भी यू। और ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट हैं क्योंकि यहाँ पे देखो ये आफ्टर रिएक्शन है। तो ये फाइनल मास हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा जो बेसिकली आप देख सकते हैं कि 0.046 और ये हो जाएगा 8 और ये 32, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब इसका सब्सट्रैक्शन कर देते हैं। ये इनिशियल ये फाइनल मास हो गया हमारे पास, फाइनल मास। तो ये हमारे पास फाइनल मास हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं या इनिशियल माइनस फाइनल कर देते हैं। तो 238.050 माइनस 238.046 और बच्चा ये निकल जाएगा मास डिफेक्ट, राइट ना। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 0.004, ये आपका मास डिफेक्ट आ गया। अब जब आपके पास मास डिफेक्ट आ गया तो रिलीज एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलीज एनर्जी Q इक्वल टू क्या होता है, देर इज अ 931.5 मल्टीप्लाइड बाई ऑफ मास डिफेक्ट होता है, राइट। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे आप 931.5 मल्टीप्लिकेशन 0.004, तो अच्छा ये जो आंसर बनता है ना ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनता है, ये बात ध्यान रहे। तो ये बन जाएगा इसका हो जाएगा 3.7, एक्चुअली 3.726 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब आप इसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे
तो 3726 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी।